Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel on the name Usman Jatt and subscribe to keep in contact for more videos and lectures. Today our topic of discussion is Krebs cycle, chapter Bioenergetics, lecture 6. इससे पहले हम देख चुके हैं लेक्चर 5 में पायरियोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, कैल्विन साइकिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही अहम है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें क्या होता है, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रही हैं। उसके बाद इसमें से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट एमसीक्यूज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे, उनको भी डिस्कस करने के बाद आखिर पे हम देखेंगे कि पास पेपर में से क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पायरियोडिक एसिड ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो एसिटाइल को एंजाइम आता है वो वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड से रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास आता है सिट्रेट। सिट्रेट अपने एक आइसोमर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, दोनों 6 कार्बन है। जिस तरह से ग्लूकोज अपने एक आइसोमर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता था ग्लाइकोलाइसिस में, इस तरह से क्रेब्स साइकिल में सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट। यानी इन दोनों का क्रेब्स साइकिल का जो सेकंड स्टेप है और ग्लाइकोलाइसिस का जो सा सेकंड स्टेप है वो दोनों में सेम है। आइसोसिट्रेट में 2 काम होते हैं। अब आइसोसिट्रेट की अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्जन में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, इनको याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इनमें से एमसीक्यू आते भी हैं, आ भी चुके हैं। आइसोसिट्रेट में सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। दूसरा काम क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन रिमूव होती है, जिसे NAD एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। सो 3 स्टेप्स, मेजर स्टेप्स दैट आर अकरिंग हियर। फर्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, थर्ड रिडक्शन ऑफ NAD कोएंजाइम। तो नतीजे में हमारे पास क्या आ गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट में भी 2-3 काम होते हैं। सेम में ही सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन, इसकी ऑक्सीडेशन और NAD की रिडक्शन। इसमें एक छोटा सा स्टेप है जहां कोएंजाइम फिर आके थोड़ा सा अपना रोल अदा करते हैं। बाद में जिस तरह से इधर से रिकवर हो गया था, यहाँ पर भी वापस साइकिल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ओवरऑल इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन और NAD की रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास आता है सक्सिनेट। इस प्रोसेस के दरमियान हमारे पास एक ATP की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो GTP की फॉर्मेशन, GTP रिएक्ट करता है ADP के साथ और इसे कन्वर्ट कर देता है ATP। सो इन शॉर्ट हमारे पास नेट एक ATP की फॉर्मेशन होती है। किस स्टेप के दरमियान, इस स्टेप के दरमियान। सो आपने कहाँ कहाँ पे NADH बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा, कहाँ पे ATP आ रहा है, कहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, इन चीजों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, तो इन दोनों में निकलती है और कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, डीकार्बोक्सिलेशन अकर नहीं होती। किस स्टेप में ऑक्सीडेशन नहीं होती, अब सिट्रेट की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये सिंपल अपना आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ऑक्सैलो एसीटेट की भी कोई ऑक्सीडेशन नहीं, जबकि सक्सिनेट की भी ऑक्सीडेशन होती है और ये फ्यूमानेट में कन्वर्ट होता है। इधर विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन, अगर आपसे मैं पूछूं इन विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल ओनली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन, तो वो ये वाला स्टेप होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन तो हो रही है लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही। इस तरह से मैलेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन तो हो रही है लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही। तो कहाँ पर ओनली ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो रही है, कहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। अब फ्यूमानेट वाटर की यूज करते हुए कन्वर्ट होता है मैलेट में। मैलेट की ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम जैसे जैसे इसमें से MCQ सॉल्व करेंगे, आपकी इस टॉपिक में से इस टॉपिक के ऊपर कमांड ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन सेलुलर रेस्पिरेशन इक्वेशन CO2 आर प्रोड्यूस्ड, वो मैंने CO2 प्रोड्यूस्ड बाय क्रेब्स साइकिल। अब आपने देखे पे वो इसी टॉपिक में से पूछ रहा है, लेकिन आप जब पेपर में बैठे होंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ से पूछ रहा है,
या मेजर किस चीज की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल में ओवरऑल कितने कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आते हैं जब एक एसिटाइल को एंजाइम आके साइकिल से पास करता है। तो हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं जब पायरुवेट का एक एसिटाइल को एंजाइम आके इस साइकिल को कंप्लीट करता है। सो ये बात दूसरी आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद क्या बनते हैं 6CO2, इसके अलावा 6H2O। तो 6CO2 में जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उनमें से क्रेब्स साइकिल कितने बनाता है। तो एक क्रेब्स साइकिल में क्या कहते हैं कि हमारे पास 2 आते हैं और ग्लूकोज की वजह से आ रहा है तो ये 2 और 2 4। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इन सेलुलर रेस्पिरेशन इक्वेशन ऑफ ग्लूकोज 6CO2 are produced. How many CO2 produced by Krebs cycle? अब उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि जो सेलुलर इक्वेशन है वो ग्लूकोज की है, उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं, उनमें से क्रेब्स साइकिल कितने बना रहा है। तो मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे कि शायद क्रेब्स साइकिल सारी बना रहा है, 6 लगा देंगे इधर, जबकि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आपने देखा था पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें एक पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे पायरुवेट के मॉलिक्यूल से एक और कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल वहां पर रिमूव हो जाते हैं। तो पीछे बचते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो कि क्रेब्स साइकिल रिमूव करता है। जैसे कि एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब कंप्लीट करता है क्रेब्स साइकिल तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तो टोटल ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस हुई थी हमारे पास 2 पायरुवेट आए थे, तो ओवरऑल 4 कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्रेब्स साइकिल। तो ये था हमारा कि क्रेब्स साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल एक ग्लूकोज से हमें हासिल होते हैं। इस तरह से पूछ सकती हैं। इस तरह से वो पूछ सकता है कि एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल के पास करने के बाद हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो 2 देते हैं। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल 4 देते हैं। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल से गुजरता है हमारे पास कितने NADH आते हैं, वो आते हैं 1 2 3। अगर वो कहे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से जब वो ओवरऑल पास करता है क्रेब्स साइकिल से तो क्रेब्स साइकिल कितने NADH देता है, तो ग्लूकोज की बात आ जाएगी, तो फिर 3 × 3 6 आ जाएंगे। इस तरह से आपने देखना है और गौर करना है कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के ऊपर फोकस बहुत ही जरूरी है MD-CAT को क्लियर करने के लिए। In which step of Krebs cycle NADH not produced? Isocytrate into conversion into ketoglutarate conversion, सक्सिनेट की फ्यूमारेट में कन्वर्जन के दरमियान, मैलेट की ऑक्सैलोएसिटेट की कन्वर्जन के दरमियान, या प्रोड्यूस्ड इन ऑल। अब उन्होंने पूछा है कि वो कौन सा स्टेप है क्रेब्स साइकिल का जहां NADH पैदा नहीं होता। तो वो आपको पता है जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा केटोग्लूटारेट में तो तब NADH पैदा होता है। जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में तब FADH पैदा होता है, ना कि NADH। सो B इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जबकि मैलेट की ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्जन के दौरान भी NADH पैदा होता है। सो जो चीज आपसे मैंने कही थी कहाँ NADH पैदा हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, इन चीजों को आपने माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है। इससे आपके क्रेब्स साइकिल के ऊपर अपनी कमांड ज्यादा कर सकते हैं। Question number 3. As a result of cellular respiration of glucose, how many ATP produced by Krebs cycle? अब एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब क्रेब्स साइकिल से पास करता है तो हमारे पास कितने ATP आते हैं, 1 ATP आता है। और ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज क्योंकि हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल देते हैं और हर पायरुवेट का मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल से पास करता है, तो इसके नतीजे में मतलब एक पायरुवेट से 1 ATP, दूसरे पायरुवेट से एक और ATP, total 2 ATP are given by Krebs cycle when cellular respiration of a 1 glucose molecule occurs. So B is our correct option in question number 3. As a result of cellular respiration of glucose, how many NADH reduced by Krebs cycle? वही इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 6 is our correct option. ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद क्रेब्स साइकिल एक साइकिल में देता है 3,
दूसरे पाइरुवेट से भी 3, टोटल 6। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि पास्ट पेपर में इस टॉपिक में से किस टाइप के एमसीक्यू आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल NADH फॉर्म्ड बाय 1 ग्लूकोज ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल आर 2012 में। वही बात जो कि तब से आपको मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ग्लूकोज से 6, पाइरुवेट से 3। 1 molecule of FADH2 is produced in Krebs cycle during conversion of dash। ये भी आपको बता चुका हूँ, बल्कि मैं एक एमसीक्यू भी करवा चुका हूँ। FADH2 किस स्टेप में आता है? जब सक्सीनेट कन्वर्ट हो रहा होता है फ्यूमरेट में। सो सिंपली ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये भी 2012 में आया था एमसीक्यू। In one turn, Krebs cycle produces 1 ATP, 1 molecule of FADH2 and dash molecule of NADH, simply C option 3। ये आई थिंक 2014 का स्क्रीनशॉट है MCQ का जो कि आपको दिखा रहा हूँ। Malate is oxidized by dash to oxaloacetate in Krebs cycle। ATP, NADP, NAD, FAD। तो malate ऑक्सीडाइज होता है into oxaloacetate, और इस स्टेप में जो सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि मैलेट को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, वो था NAD। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, मैलेट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इधर NAD, इससे हाइड्रोजन लेड है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि मैलेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोएस्टेट में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रेब्स साइकिल, जिसमें इसकी आउटपुट कितने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रही हैं, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किस स्टेप में सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन होती है, किस में नहीं होती, किस में सिंपली आइसोमर बन रहा है, आइसोमरिज्म का स्टेप किस स्टेप में नजर आ रहा है, स्ट्रेट का आइसोस्टेट में। तो ये तमाम चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह अगर इन तमाम चीजों को आप माइंड में रखेंगे तो आपको कोई भी एमसीक्यू इसमें से डिफिकल्टी पैदा नहीं करेगा। होप यू बेस्ट ऑफ लक, और YouTube के ऊपर फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।